तो क्या हाल है बच्चा लोग। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एंड आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ स्काइट्स क्लासेस की ओर, जो अग्रसर है आपके एएमयू बीएचयू जामिया आरएमएस आरआईएमसी एंड सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बेटा। हम लोगों ने एएमयू जामिया और बीएचयू के जो हमारे बच्चे हैं, मेधावी बालक हैं, जो हमारे जो आगे चलकर भविष्य में अलग अलग सर्विसेज देने वाले हैं अपने देश के तौर पर, तो उन बच्चों के सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज जो है वो पूरी की पूरी तौर पर आपकी चालू कर रखी है, जिसका मकसद है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना ओवर द यूट्यूब एंड आपका सिलेक्शन पक्का करना। ठीक, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके अंदर से 2 से 3 सवाल जो है हर साल लगभग बन जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। ठीक, आपकी एनसीईआरटी का एक्चुअल में दूसरा चैप्टर है। मैंने इसको स्किप आउट करके पहले केमिस्ट्री के ऊपर जंप किया था, उसके बाद दोबारा से लौटकर मैं आपकी बायोलॉजी की तरफ आया हूँ। फिर हम लोग दोबारा से केमिस्ट्री जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर जो है उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर से बात करने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिजर्वेशन के मतलब पूरा का पूरा फूड प्रिजर्वेशन का भी एस्पेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसको भी कंक्लूड करते हुए चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, जो बच्चे हमारे एएमयू में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बीएचयू में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जामिया में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई करने की। तो वो स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। उस स्ट्रेटेजी के वीडियो को जरा फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि चीजें क्या है। ठीक, मोर ओवर जो बच्चे चाहते हैं कि हमें क्या कहते हैं प्रोवाइड किया जाए हमारा ऐप या फिर नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए, तो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं स्काई हाइट्स ऐप। ठीक, स्काई हाइट्स क्लासेस ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर, दोनों पर ही रजिस्टर्ड है। आप जाकर अपना बैच है बेटा पायनियर्स 2.0, वहां पर जाके आप अपने बैच को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, उधर पर आपको पीडीएफ नोट्स जीपीपी और अभी तो टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट नवंबर से उसके जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो वाली सीरीज भी वहां पर चालू हो जाएगी। तो देर नहीं करनी है, चीजों को पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इस फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें होने वाली हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर का नाम है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक, मैंने इसके अंदर फूड प्रिजर्वेशन का भी एक एस्पेक्ट इंक्लूड किया है, क्योंकि जामिया और बीएचयू के अंदर कई बार ये जवाब जो है सवाल जो है आड़े तिरछे आ जाते हैं। एमयू में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है, बट समय का कोई भरोसा नहीं है बेटा। चीजें जो है एक्स्ट्रा फॉर्मेट में गैस आउट करके चलना चाहिए ताकि आपकी तैयारी दुनिया से आगे रहे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहले पता करेंगे कि सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव जंतु जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। अनएडेड आईज यानी कि किसी की मदद के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा उन्हें अपनी स्वयं की आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। ऐसे प्रकार के जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे प्रकार के जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, या तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लो या फिर माइक्रोब्स बोल लो, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है बेटा, ठीक, कितना साइज है उनका? उनका साइज है 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर। कितना? 10⁻⁻�6 नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर्स में ये छोटे होते हैं, 10⁻⁻�6 नैनोमीटर्स की इनकी लेंथ होती है। आई थिंक से थोड़ा सा गलती कर दी है, 10⁻⁻⁹ मीटर्स होना चाहिए था इसको। सॉरी फॉर दैट, 10⁻⁹ मीटर्स होना चाहिए था साइज में। ठीक, इसी को हम लोग नैनोमीटर भी बोल देते हैं, इसी को हम लोग नैनोमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग नैनोमीटर भी बोल देते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर की इनकी लेंथ हो जाती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर बराबर होता है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो 1 नैनोमीटर बोल लीजिए या फिर 10⁻⁹ मीटर बोल लीजिए। कई जगहों पर माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, तो उसके आस्पेक्ट बेटा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स का जो साइज है वो स्टेबलाइज नहीं है। कोई माइक्रोब्स हैं जो मिलीमीटर तक की साइज में पाए जा सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं जो बहुत छोटी लेंथ में यानी कि बिल्कुल माइक्रोप्लाज्मा जैसी लेंथ में पाए जाते हैं, जो फर्मी मीटर्स तक पहुंच जाते हैं, जिनकी लेंथ जो है या फिर जिनका डायमीटर है वो और भी छोटा हो जाता है। तो एक एवरेज साइज निकाला जाता है ना कि एक एवरेज क्या हो सकता है, तो एक एवरेज माना जाता है कि भैया 1 नैनोमीटर के बराबर जितने भी जीव जंतु आ जाएंगे उन सबको हम लोग माइक्रोब्स बोलने लग जाते हैं।
ठीक, ऐसा गिन लेते हैं ना कि ये मीडियन है, इसी के और पास होगा, तो इसी के और पास रहने वाले सारा का सारा साइज पाया जाएगा आपको माइक्रोब्स। ठीक, सम ऑफ दीज आर सच फंगस ग्रोन ऑन द मॉइस्ट ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास व्हाइल अदर्स नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर देयर प्रेजेंस। जैसे कि आपने देखा होगा, बरसात का सीजन अभी गुजरा है, तो ब्रेड को आप कुछ समय बाहर छोड़ देते थे तो उसके ऊपर हरे हरे कलर का कुछ जम जाता था। वो ब्रेड के ऊपर जैम नहीं था भैया, ठीक है ना, वो इलायची फ्लेवर्ड जैम नहीं था, वह एक्चुअल में एक प्रकार की फंगस की कॉलोनी थी। अब आप कहोगे सर ये तो हमको अपनी आंखों से दिख रहा है, तो बेटा वो फंगस की बहुत बड़ी कॉलोनी है। ठीक, उसमें करोड़ों अरबों क्या कहते हैं फंगस की कॉलोनी एक साथ चिपक गई है, तब जाकर आपको वो आंखों से दिख रही है। ठीक, वहीं पर अगर मुझे एक सिंगल फंगस को या एक सिंगल माइक्रोब को देखना हो तो उसको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माइक्रोब्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो देखो ये है आपके बैक्टीरिया। ठीक, क्या है बेटा, ये आपके, ये है आपके बैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरिया का प्रारूप है, लेकिन ये वायरस भी होते हैं। ठीक, ऐसा वाला शेप वायरस क्या भी होता है। आई होप आप लोगों ने कोविड वायरस जो है वो देखा हो, न्यूज वगैरह पे तो बहुत ज्यादा इमेजेस उसकी वायरल होना चालू हुई थी। तो कोविड 19 का जो वायरस था वो भी कुछ देखने में इस प्रकार से दिखता है। ये भी बैक्टीरिया का एक प्रारूप है। ठीक, तो बैक्टीरिया की जो शेप साइज वगैरह होगी उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब पहले पता करते हैं कि सर ये बैक्टीरिया माइक्रोस माइक्रोस की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, रहते कहाँ पे हैं? ठीक, ये आप और हम जैसे, इनका भी कोई घर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पूरे के पूरे बायोस्फीयर यानी कि पूरी की पूरी धरती पर फैले हुए हैं। ठीक, ये किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से लेके एकदम सूटेबल एनवायरनमेंट तक में पाए जाने की संभावना को अपने साथ रखते हैं। चाहे सहारा डेजर्ट का चिलचिलाता 60 डिग्री का तापमान हो, चाहे -48 डिग्री की ठंड हो जो अंटार्कटिका में पाई जाती है, ये वहां तक पर थ्राइव करने की शक्ति पाते हैं। ठीक, दे आर फाउंड इन सॉइल वाटर एयर इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, हर जगह पाए जाने की क्षमता है। मिट्टी में ले लो, पानी में ले लो, हवा में ले लो, किसी के शरीर के अंदर ले लो, किसी के शरीर के बाहर ले लो, हर जगह पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और डिटॉल का आपने ऐड देखा होगा, मारे 99.9% कीटाणु, ठीक है ना, वो 0.1% कीटाणु आज तक बेचारे मार ही नहीं पा रहे। तो वही वाली बात है, ये दुनिया के हर एक कोने, हर एक जीव जंतु, हर एक चीज के ऊपर पाए जा सकते हैं। ठीक, दुनिया में जो सबसे ज्यादा आबादी किसी की मानेंगे आप, तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी होगी बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी। किसकी? माइक्रोब्स की होगी। दे शो अ हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड कैन बी फाउंड इन दी हार्श कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, मार्शी एरियाज एटसेट्रा। ठीक, इनके पास हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी यानी कि हर जगह के हिसाब से, हर समय के हिसाब से, हर गुण के हिसाब से इनमें ढलने की संभावना है। ठीक, इनको रेगिस्तान में छोड़ा जाइए तो ये रेगिस्तान की गर्मी झेलना सीख जाएंगे। ठीक, इनको -48 का तापमान ग्रीनलैंड या क्या कहते हैं आप वहां पर छोड़ाइए, एंटार्क्टिक में छोड़ाइए, तो भी ये क्या कहते हैं उधर पे ठंड ठंड को झेलना सीख जाएंगे। बहुत दलदल वाला इलाका हो, आप इनको वहां पर छोड़ दीजिए, वहां पर थ्राइव आउट कर जाएंगे। ठीक, तो दुनिया में कितनी भी कठिन परिश्रम वाली कंडीशंस हो, कितना भी परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ रही हो, माइक्रोब्स हर जगह जिंदा रह सकते हैं। उनकी कैपेबिलिटी है, वो हर जगह जिंदा पाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है उनकी एक खासियत है। ठीक, दे हैव हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। ठीक, और ये वाला कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस चीज को भी मार्क कर लीजिएगा। बेटा मैं जिन जिन जगहों पर मार्क्स लगाता हूँ ना, आप उन चीजों को अपने दिमाग में रख लिया कीजिए। नहीं रख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्काई हाइट्स क्लासेस ऐप है, वहां पर चले जाइएगा, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट कि मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो अभी देख नहीं पाऊंगा। कारण ये है बेटा क्योंकि मुझे चीजें थोड़ी सी अच्छे फॉर्मेट में पढ़ानी है। कई बार नीचे देखने के बाद जो है आपका रिदम जो है मेरा पढ़ाने का वो टूट जाता है, इसलिए मैं देख नहीं पाऊंगा। बट हाँ, अगर आपके कोई भी विचार हैं, सुविचार हैं, कुविचार हैं, कैसे भी विचार हैं, या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, उनको आप डालकर छोड़ सकते हैं। ठीक, आप उनको डाल के छोड़ दीजिएगा, मैं अल्टीमेटली उनको नेक्स्ट क्लासेस में कंसिडर करूंगा और उन्हें आपके सामने सॉल्व आउट करने का भी प्रयास करूंगा। ठीक, तो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स जो है हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स या फिर कुछ मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनमें पहला नाम आता है जो है बैक्टीरिया। आपने हर जगह पे सुना होगा कि बैक्टीरिया की परेशानी ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग रिजिड सेल वॉल लाइक द प्लांट सेल्स। ठीक, अंडरलाइन दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट।
यानी कि ये ऐसे प्रकार के जीव हैं, ठीक, एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है बिल्कुल प्लांट के सेल के बराबर ठोस पाई जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेलने के लिए कैपेबल हैं। किसी भी प्रकार की जो ऊपर से हानि इनको आने वाली है उन सब से बचने की क्षमता इनके पास पाई जा सकती है। बेस्ड ऑन दियर शेप्स बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक, शेप के हिसाब से बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है बेसिलस। ठीक, एक होता है बेसिलस। बेसिलस यानी कि रॉड शेप, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका बेसिलस। ठीक, तो बेसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। कोकस कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ऐसे गोल 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 जैसे, कोकस जैसे। ठीक, ये है कोकस। इनका स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया या फिर कोकस बैक्टीरिया बोल सकते हैं। स्पाइरलम जैसे होते हैं बेटा, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ऐसे प्रकार के। ठीक, इनके पीछे से थोड़ी थोड़ी मूछें भी निकली हुई रहती हैं। ये हो गए बेटा आपके स्पाइरल। ठीक, और विब्रियो, विब्रियो कैसे होते हैं बेटा? कॉमा शेप, ऐसे प्रकार के। ठीक, ऐसे प्रकार के जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। ये शेप के प्रकार हैं। ठीक, कैसे कैसे इनका शरीर का जो शेप है वो कैसे प्रकार का पाया जाता है। कुछ रॉड लाइक होंगे, उनको हम लोग बेसिलस बोल देंगे। ठीक, कुछ अंडे लाइक होंगे, उनको हम लोग कोकस बोल देंगे। कुछ स्पाइरल लाइक होंगे, ऐसे हो जाएं या फिर ऐसे प्रकार के हो जाएं, ऐसे प्रकार के हम क्या बोलेंगे? इस बॉडी शेप को बोलेंगे स्पाइरल। ठीक, कॉमा शेप के, कॉमा तो देखा होगा हर किसी ने, यहाँ पर लगा हुआ देखो ऐसा वाला। ठीक, कॉमा शेप के, तो उनको हम लोग बोलने लगते हैं विब्रियो। ठीक, तो ये शेप के नाम है जो ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैक्टोबैसिलस है। ठीक, यानी कि लैक्टोस खाने वाला बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप का है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। ठीक, लैक्टोज कहां पाया जाता है बेटा? मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। ठीक, और जो इसको खाता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये क्या करता है? खाने को या फिर दूध को आधा हजम करता है, जिसकी बदौलत से कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, और दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोज खाता है। मिल्क में एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज। ठीक, ऐसे ही राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का। ठीक, वो भी आपका बैसिलस शेप्ड का होता है बेटा। चलिए, दूसरा ग्रुप पढ़ते हैं। दूसरा मेजर ग्रुप है बेटा फंगस। ठीक, क्या है? फंगस। आपने, हमने, हम सबने देखी हुई है फंगस। ना देखी हो तो आपने मशरूम तो सुने होंगे, ये देखा होगा। ठीक, ये प्यारा सा जो दिखता है, इसको तो देखा होगा। इसको बोलते हैं मशरूम। ठीक, ये देखो एकदम बढ़िया बढ़िया से। इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक, बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है बेटा? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, तो इससे क्या फायदा था? इससे ये फायदा है कि ये क्लोरोफिल नहीं है ना इसके पास, तो ये कैसा हो जाएगा? फंगस इज अ हेटेरोट्रॉफ। फंगस कैसी हो जाएगी? हेटेरोट्रॉफ हो जाएगी। ठीक, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाती है, दूसरों के खानों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी कि खाना नहीं बना सकते हैं, स्वयं खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। यानी कि कैसे हैं? ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है। कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप है। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट। ठीक, यीस्ट का पाउडर आता है बेटा, जो कि बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। आप जो ब्रेड खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, उन सबको बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, एंटीबायोटिक्स आप खाते होंगे बेटा। एंटीबायोटिक में एक बहुत बड़ा नाम है पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक, पेनिसिलिन नोटेटम नाम की एक फंगस होती है, उसे निकाला जाता है पेनिसिलियम। ठीक, एस्परगिलस। एस्परगिलस हो गया बेटा, राइजोपस हो गया। राइजोपस आपने देखी होगी अपनी ब्रेड के ऊपर। ठीक, 2-3 दिन तक ब्रेड बाहर रखी रही तो उसके ऊपर अलग प्रकार की एक रंग रूप का जैम लग गया, जो खाने लायक नहीं, खाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक, उसका नाम होता है बेटा राइजोपस। तो इन चीजों के नाम जो है आप लोग को याद रखने हैं। नहीं रख पाए तो फिर से वही बात, स्काई क्लासेस आपको खोल लीजिएगा, पायनियर्स 2.0 बैच पर चले जाइएगा।
वहां पर आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स। ठीक। फंगस कैसी हो सकती है बेटा? फंगस यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यानी कि एक सेल भी हो सकता है जैसे कि पाया जाता है यीस्ट में, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है जैसा पाया जाता है एस्परगिलस में। ठीक। मशरूम्स आर ऑल्सो दी फंगस। ठीक, जो मशरूम खाते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में, वो भी क्या होते हैं बेटा? वो भी एक प्रकार के फंगस ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगली कैटेगरी है बेटा प्रोटोजोआ की। ठीक, प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रारूप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनका जो हाव भाव, रहने रहने का तरीका वो कैसा है बेटा? बिल्कुल जानवरों के जैसा है। जानवरों के जैसा ऐसा नहीं है कि वो शेर की तरह घूम रहा है, जानवरों के जैसा यानी कि ये जानवरों की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये है बेटा हेटेरोट्रॉफ की बात कर रहा है। दीज आर द हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक, जैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं ना, वैसे ये भी एक जगह से दूसरी जगह घूमने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ ये क्या है बेटा? ये आपका पैरामीशियम। क्या है? ये आपका पैरामीशियम है। ठीक, ये भी पैरामीशियम की कॉलोनी है। ठीक, ये क्या है? पैरामीशियम की कॉलोनी है। ठीक, अकेले नहीं रहते ना, झुंड चाहिए एक साथ रहने के लिए। सो ये क्या है? पैरामीशियम की कॉलोनी है। हेलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अगला है एल्गी। ठीक, एल्गी, व्हाट इज मेंट बाय एल्गी? एल्गी भी एक प्रकार की माइक्रोस्कोप होती है, वैसे तो होती नहीं है बट इसको कंसिडर किया जाता है आपकी क्लास के अंदर। एल्गी के कुछ प्रारूप हैं, कुछ छोटे छोटे से हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं। इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, बट दे डू नॉट हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक, प्लांट के ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक प्रकार के पौधे ही होते हैं, लेकिन इनके पास ना तो जड़ होती है, ना तना होता, और ना ही इनके पास पत्ती होती है। देयर इज नो रूट्स, नो स्टेम्स एंड नो लीव्स आर प्रेजेंट, येट दे आर अ टाइप ऑफ प्लांट। ठीक, एक प्रकार के टाइप हैं। ये भी यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और ये क्या है बेटा? ये फोटो ऑटोट्रॉफ से, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ये किसी भी प्रकार की बीमारी को कॉज नहीं करते हैं, लेकिन इनका बहुत एक छोटा सा ग्रुप है जो माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आपने काई लगी हुई देखी होगी, है ना? काई लगी देखी होगी, तो काई इज अ टाइप ऑफ एल्गी। अब आप बोलेंगे सर वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे से एस्पेक्ट रहते हैं। जब वो करोड़ों अरबों एक साथ मिलते हैं ना, तब हम लोग उनको अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक, लेकिन इनमें से कई ऐसे भी हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे कि क्लाइडोमोनास हो गया, ये है आपका स्पाइरोगाइरा। अब आप बोलेंगे सर ये तो आंखों का धोखा है, दिखने में तो लग नहीं रहा। ठीक, ये दिखने में तो लग नहीं रहा कि ये कुछ है भी, बट एक्चुअल में स्पाइरोगायरा कुछ इसी प्रकार का दिखता है। क्लाइडोमोनास एक सिंगल सेल्ड कॉकरोच जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। आप इनको सर्च आउट करेंगे, आपको गूगल पर इनकी फोटोज जो है बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हमारे नेक्स्ट सेशंस वगैरह में जब भी हम लोग इनकी रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे या फिर इनके जब क्वेश्चंस कराएंगे, तब आपको उनके फोटोज जरूर दिखाएंगे बेटा। ठीक, अभी तो कंटेंट क्लास है तो कंटेंट को पढ़ते हुए चलना है। एक कैटेगरी आती है बेटा वायरसेस की। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज द लिविंग एंड नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक जीव जो है वो जिंदा भी है और मरा हुआ भी है। बिल्कुल है। ठीक, ये बिल्कुल है, कारण है वायरसेस कैन ओनली कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो किसी बॉडी के अंदर हो, किसी होस्ट के अंदर हो। जब तक वो खुले एनवायरनमेंट में बाहर पड़े हुए हैं तो वो किसी भी प्रकार की जीव जंतु वाली या फिर जीवित वाली हरकतें नहीं करते हैं। वो सांस नहीं लेते, वो खाना नहीं खाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यही वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर आ जाएगा तो ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, खाना भी खाएगा, सांस भी लेगा और मेटाबॉलिज्म भी लेकर आ जाएगा। तो सारी चीजें ये एक होस्ट के अंदर कर सकता है, लेकिन होस्ट की बॉडी के बाहर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इनको हम लोग बेटा एक और नाम दिया जाता है वायरसेस को, इनको हम लोग स्यूडो लिविंग भी बोलते हैं। ठीक, इनको हम लोग स्यूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, स्यूडो लिविंग का मतलब जो झूठे तौर पर जिंदा है, कहने को तो जिंदा है लेकिन है नहीं असल में। असल में क्यों नहीं है? अगर खुद की इंडिपेंडेंट जांच इनकी की जाए, अगर इनसे बोला जाए कि तुम अपने ऊपर जिंदा रह सकते हो, तो सीधा हाथ खड़े कर देंगे, नहीं जी हम नहीं रह पाएंगे, हमें तो जिंदा रहना है तो किसी के अंदर जाना पड़ेगा, बीमारी फैलानी पड़ेगी।
ठीक, तो इनका साफ सीधा कहना है कि जब तक मुझे होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड नहीं कराओगे मैं तब तक जिंदा नहीं कंसिडर किया जाऊंगा, और मैं जिंदा कंसिडर होना भी नहीं देता, तुमको जो करना है कर लो। ठीक, दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक डिजीज कॉजिंग एंटिटीज। ठीक, ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज कॉज करता है। ठीक, दुनिया में कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कोई भी प्रकार की बीमारी ना करता हो। ईच एंड एवरी सिंगल वायरस प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज। धरती पर पाया जाने वाला किसी भी प्रकार का वायरस, कोई भी वायरस, कहीं भी पाया जाने वाला वायरस सिर्फ और सिर्फ बीमारियां करता है, वो किसी भी तरीके से कुछ और करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक, तो दोबारा सुन लीजिएगा, हर एक वायरस सिर्फ और सिर्फ बीमारी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। बैक्टीरिया काम आ सकते हैं, फंगस काम आ सकती है, आपके प्रोटोजोआ काम आ सकते हैं, आपकी एल्गी काम आ सकती है, लेकिन वायरसेस दुनिया में कभी भी किसी के काम नहीं आ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही फैलाते हैं। ठीक, तो एक ऐसा ग्रुप है, एक माइक्रोस्कोपिक डिजीज कॉजिंग एंटिटी है, एक प्रकार का छलावा है जो सिर्फ और सिर्फ बीमारियां कॉज करता है। ठीक, और ये किसी एक सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि अपने आप को जिंदा दिखा सकता है, यानी कि जब तक इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, ठीक, जिंदा रहने के लिए कोई जिंदा सेल नहीं मिलेगा, तब तक ये अपनी जीवित वाली प्रक्रियाएं जो हैं उनको शो नहीं करेगा। जीवित प्रक्रियाओं के अंदर बेटा चार इंक्लूड होती हैं आपका, एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका एक्सक्रीशन, तीसरा है आपका रेस्पिरेशन, और चौथा है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक, जब तक ये सब करने की कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है, चारों की चारों चीजें किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है, जीव जंतु में नहीं पाई जाती हैं, तो उसे लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक, जब तक ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तब तक ये चारों में से कोई भी एक एक्टिविटी भी नहीं शो करता, चारों की चारों बंद रहती है। लेकिन कैसे ही किसी और बॉडी के अंदर ये पहुंच गया, किसी होस्ट के अंदर पहुंच गया, किसी में बीमारी करने के लिए घुस गया अंदर, तो ये सारी चारों की चारों एक्टिविटीज चालू कर देता है। ठीक, और ये चारों की चारों एक्टिविटीज चालू होने का मतलब है कि ये लिविंग है, लेकिन बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग इसको स्यूडो लिविंग का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्यूडो लिविंग का भी नाम देते हैं। ठीक, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपके सामने जो डायग्राम है, ये है कोविड-19 का वायरस। ठीक, क्या है? कोविड-19 का वायरस है ये। ठीक है, तो चलिए बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से इस्तेमाल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम के हमारे, उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं ना बेटा, अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे पहला जो हम लोग काम निकाल सकते हैं वो है आपका कर्ड। क्या है? कर्ड, दही। ठीक, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। ठीक, मैंने पीछे बताया था, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी कि वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो लैक्टोज खाता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ये क्या करता है? ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू दी कर्ड। ठीक, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग इडली में भी डाल लेते हैं, भटूरे में भी डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं? क्योंकि ये आटे को सॉफ्ट कर देता है। ये लोग क्या करते हैं, आटे में डालोगे तो आटे में जो भी लैक्टोज होगा ना उसको खाने लगेगा, और खाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। ठीक, आटे में से लैक्टोज खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा, तो होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बबल जो है बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और आटे में छोटे छोटे से छेद जो है बन जाएंगे, जिसकी वजह से आटा जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लुदलुदा टाइप का सा हो जाएगा। ठीक, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो कर्ड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस का मतलब होता है लैक्टोज डाइजेस्टिंग बैसिलम। ठीक है, नाम का अर्थ बता दिया मैंने आपको। लैक्टोबैसिलस का मतलब है लैक्टोज डाइजेस्टिंग बैसिलम, यानी कि जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक, बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक, क्यों? क्योंकि वो रॉड जैसा दिखता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा है डो। डो यानी कि आटा। आटे के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आटे के अंदर हम लोग यीस्ट डालते हैं। ठीक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ईस्ट डाला जाता है। ठीक, जो क्या करता है, डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। भैया ने क्या किया, भैया ने आटा लगाया, आटे के अंदर उन्होंने ईस्ट का छोटा सा पाउडर डाल दिया। अब आटा लगा के उन्होंने एक साइड कर दिया, अब होगा क्या,
धीरे धीरे आटे को ये यीस्ट नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट नाम की जो फंगस है, वो खाना चालू करेगी। खाते खाते उसके अंदर से क्या करेगी, थोड़े थोड़े अमाउंट में गैस को निकालने लगेगी। और गैस कौन सी निकलेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसी को CO2 भी बोला जाता है। ठीक, कंसिडर कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा आपके में। तो इसी को CO2 बोल लो या कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, बात एक ही है। ठीक, ये निकलने लगती है, जिसकी वजह से होता क्या है, बबल्स बनने लगते हैं गैस के। ठीक, क्या बनने लगते हैं, गैस के बबल्स बनने लगते हैं, जो आटे में भर जाते हैं। ठीक, और आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। आटा फूल के बड़ा हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, वेट इंक्रीज नहीं हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वेट और वॉल्यूम बहुत अलग अलग चीजें हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा। ठीक, तो आटा को खाया, आटे में बबल्स बनने लगे, गैस की वजह से बबल बन गई, वो आटा वॉल्यूम में बढ़ गया। और इसकी बदौलत होगा क्या, जब मैं इस आटे को दोबारा से गूंदूंगा, दोबारा से मैं इसको गूंथना चालू करूंगा, तो इसके अंदर से गैस के बबल्स निकलने चालू होंगे। ठीक, और वो उसमें छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल होल्स बना देंगे, जिसकी बदौलत वो आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाएगा। ठीक, जिसकी वजह से आटा क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, जिसको हम लोग लुदलुदा गुदगुदा टाइप का ऐसा बोल सकते हैं, स्पंजिश टाइप बोल सकते हैं। ठीक, इसी का इस्तेमाल हम लोग ब्रेड बनाने में कर लेते हैं, इसी का इस्तेमाल पेस्ट्री बनाने में कर लेते हैं, इसी का इस्तेमाल हम लोग केक बनाने में कर लेते हैं। जो आपने रस्क खाए होंगे उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ क्या कहते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ बिस्किट्स आते हैं, उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर ईस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, और ये बनता कब है, जब क्या कहते हैं, जो CO2 कब बन रही होती है बेटा, वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बदौलत बन रही होती है। यानी कि जो भी आटा खाया, उसने जो भी खाना खाया है, उसको जलाने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन लेगा। ठीक, ऑक्सीजन की बदौलत वो कार्बन के मॉलिक्यूल को जलाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन बन के आती है। इसके बारे में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, which ultimately fills the dough of the dough of anything, या फिर उसको बोलते हैं ना आटे को, अरे मैदा को मैं भूल गया, मैदे को क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी फॉर दैट, अगर आपको याद है तो बोल दीजिएगा। ठीक, तो मैदे के अंदर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, सो वॉल्यूम ऑफ द मैदा विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, यूटिलाइज फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बेकरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूटिलाइज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। ठीक, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर मैं इसका इस्तेमाल जो है कर सकता हूं। चलिए अगला पढ़ते हैं, चीज। पनीर तो खाया होगा बेटा आपने, तो पनीर इज अ टाइप ऑफ चीज। ठीक, चीज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। मिल्क को कर्डल करके, यानी कि दूध को फाड़ के उसके अंदर से प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट किया जाता है, जिसकी वजह से चीज बनता है। कॉटेज चीज इज प्रिपेयर्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक, जो आप पनीर खाते हैं, कॉटेज चीज का मतलब बेटा पनीर की बात कर रहा है। ठीक, जो पनीर खाते हैं उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक, जिसकी बदौलत दूध का स्वाद जो है एकदम से बदल कर एकदम बढ़िया वाले पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए भी एक बैक्टीरियम की जरूरत है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के चीज पाए जाते हैं, जो कि दूध के टेक्सचर और यूसेज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमने कौन सा बैक्टीरिया चूज किया है। जैसे कि स्विस चीज बनाने के लिए प्रोपिनोबैक्टीरियम शारमानी की जरूरत पड़ती है। ठीक, आप लोग बस सुन लीजिएगा, आपके सिलेबस में आता नहीं है। रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए क्या कहते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो अलग अलग चीज को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और अलग अलग प्रकार के दूध की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके कल्लू नाई की जो दूध देने वाली भैंस है उसी के द्वारा सारे के सारे चीज बनाई जा सकती है। ठीक, बफेलोस की वेराइटीज, काऊ की वेराइटीज, साथ ही साथ बैक्टीरिया की वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करता है कौन से टाइप की चीज बनेगी। लेकिन यूजुअली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज का नाम है कॉटेज चीज, जिसको पनीर भी बोला जाता है। उसको बनाने के लिए इस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। अगर जनरल नॉलेज में आपसे कभी किसी ने इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लिया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू में पूछ लिया कि बताइए कॉटेज चीज या जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने इसका क्लासेस के बारे में देखा ही नहीं होगा, तो आप ऐसे बैठे होंगे, डोंट नो सर, सॉरी फॉर दैट, एंड दे विल ऑल्सो से यू सॉरी कि बेटा अगली बार ट्राई कीजिएगा, 11th एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा।
तो अपने सिलेक्शन को रोकना नहीं है, सिलेक्शन को बरकरार रखना है। तो अल्टीमेट नॉलेजेस जो है उनको गेन करते हुए चलेंगे। ठीक, फिर दोबारा से याद दिला दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको टेस्ट को कंज्यूम करना है या फिर आपको डीपीपीस कंज्यूम करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको स्काइट क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक, चलिए। अगला हिस्सा है अपना इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है। वो तो कमर्शियल था, एक होममेड में क्या इस्तेमाल हो रहा था। अब इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा एस्पेक्ट लिया जाता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। क्या है बेटा? फर्मेंटेशन। द माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, वाइन्स एंड एसिटिक एसिड। दारू, वाइन और एसिडिक एसिड बनाने के लिए यानी कि विनेगर बनाने के लिए हम लोग बहुत लार्ज स्केल पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये फर्मेंटेशन क्या है? द फर्मेंटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। याद रखिएगा ये वाला जो सवाल है एएमयू, बीएचयू और जामिया में लगभग हर बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है। एक दो साल में हुआ है कि कभी ना पूछा गया हो, लेकिन हर बार पूछा जाता है। या तो फर्मेंटेशन पूछ ले, या किसकी बदौलत फर्मेंटेशन होता है वो पूछ ले, या किसने डिस्कवर किया था ये पूछ ले। ठीक, लेकिन इसके ऊपर से सवाल जरूर आता है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लुइस पास्चर। ठीक, लुइस पास्चर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में जानकारी दुनिया के सामने साझा की थी। उन्होंने फर्मेंटेशन को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया था कि देखो भैया, अगर हम शुगर को अल्कोहल और क्या कहते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर यीस्ट के साथ कन्वर्ट करना चालू करें तो होगा क्या कि ये जो शुगर है धीरे धीरे करके दारू के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी दारू को रिफाइन करके हम लोग एसिटिक एसिड या फिर अलग अलग टाइप ऑफ वाइन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर फर्मेंटेशन में इस्तेमाल कौन होता है बेटा? इन फर्मेंटेशन यीस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक, यीस्ट इज यूज। ठीक, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? ईस्ट का होता है। ठीक, ईस्ट इज यूज्ड इन दी डिस्टिलरी इंडस्ट्री, या फिर इसी को हम लोग ब्रूअर इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। ठीक, BREWER, ब्रूअर इंडस्ट्री, या फिर इसी को आप डिस्टिलेशन इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन डिस्टिलेशन जो है बहुत आगे का एस्पेक्ट बन जाता है। डिस्टिलेशन के अंदर ईस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, ईस्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने लगता है। तो इसको मेजरली हम लोग ब्रूअर इंडस्ट्री के नाम पर जानते हैं, ब्रूअर इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर दारू, वाइन और किसी भी प्रकार के एसिड्स का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ठीक, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। चार एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये कि शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा, इस चीज को करने के लिए यीस्ट की जरूरत पड़ती है। तीसरा, आपका ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। और चौथा, ये कि इसको हम लोग इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल हो रही है, किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्रूअर इंडस्ट्री। ठीक, दूसरा माइक्रोब्स का इस्तेमाल जो है मेडिसिन के अंदर भी किया जाता है। कैसे? माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी करते हैं। किसके इस्तेमाल में करते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स बनाने के भी इस्तेमाल में लेकर आते हैं। कैसे? कुछ अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं। देयर आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स एंड आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, एंड दीज आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक, कुछ प्रकार के रसायन जो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसकी बदौलत या तो माइक्रोब्स को, डिजीज फैलाने वाले, बीमारी करने वाले माइक्रोब्स को या तो मारा जा सके या उनसे बचा जा सके। ऐसे प्रकार के जीव क्या कहते हैं केमिकल्स को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन जो है। ठीक, पेनिसिलिन क्या है बेटा? पेनिसिलिन इज अ केमिकल, पेनिसिलिन इज अ केमिकल which is extracted from Penicillium notatum। ये फंगस का नाम है। ठीक, ये फंगस है।
इस फंगस से एक केमिकल निकाला गया था पेनिसिलिन नाम का। ठीक, पेनिसिलियम नोटेटम नाम है उसका, लिख दिया UMI, पेनिसिलियम नोटेटम नाम है। ठीक, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से एक केमिकल जो है पेनिसिलिन निकाला गया था, जिसको दुनिया में पहली एंटीबायोटिक का खिताब हासिल है। इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ वर्ल्ड। ठीक, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था एक्चुअल में, उस टाइम पर लोग जो थे या फिर जो सोल्जर्स थे, वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते थे, और वो इस प्रकार की बीमारी थी जिनसे बचाव जो है नामुमकिन पाया जाता था। तो वो इसी के ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे। तो हर रोज वो आते थे, जो पेट्री डिश, एक चाइना डिश टाइप की एक प्लेट टाइप आती है कांच की, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स को उगाया करते थे। खासकर स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया वो उगा रहे थे, सॉरी स्टेप्लोकोकाई उगा रहे थे, और उसके ऊपर वो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को डालकर देखा करते थे। हर बार ग्रोथ नहीं रुकती थी। एक बार उन्होंने क्या किया, उनको कहीं जल्दी में जाना था, तो वो पेट्री डिश को धोना भूल गए और पेट्री डिश को एज इट इज रखे छोड़ गए थे। तो जब वो वापस पहुंचे, वापस आए अपनी लेबोरेटरी में, 3-4 दिन बाद उन्होंने देखा तो उनकी कॉलोनी जो स्ट्रेप्टोकोकस की थी उसका रंग अलग था, लेकिन अब उस पेट्री डिश के ऊपर एक अलग प्रकार की कॉलोनी स्थापित हो गई है। जब उसको उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि ये कॉलोनी है पेनिसिलियम नोटेटम की, और ये केमिकल निकाल रही है जिसका नाम उन्होंने बाद में पेनिसिलिन रखा, जो क्या कर रही है, स्ट्रेप्टोकोकस को मार रही है। और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को मार्केट आउट किया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटीबायोटिक का नाम जो है, या किताब जो है, वो इसको मिला था। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया की ऑलमोस्ट कई सारी बीमारियों का इलाज एक साथ स्थापित कर दिया था। तो आज की मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज के अंदर एंटीबायोटिक्स का बहुत इस्तेमाल है, और एंटीबायोटिक अगर आपको बनानी है तो आपको माइक्रोब्स की जानकारी होना जरूरी है। ठीक, मेडिसिन में एक और इस्तेमाल पाया जाता है इसका। एक और इस्तेमाल ये है कि इनसे वैक्सीन बनाई जाती है। बेटा क्या बनाई जाती है? वैक्सीन बनाई जाती है। दीज प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ये क्या करती है? किसी एक बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, उनके खिलाफ आपका बचाव या फिर आपका डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, होता क्या है, वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज टू फाइट एंड किल देमसेल्व्स। ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ घुसा नहीं होगा, मैं आपको एक बारी में पूरा समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपको पोलियो है, मतलब किसी को पोलियो की बीमारी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, पोलियो का वायरस हमने पकड़ा और उसको खूब मारा पीटा या फिर उसको पूरा खत्म कर दिया। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर बेटा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जो भी प्रकार की बीमारी बॉडी के अंदर आएगी तो ना उसका फतवा निकाल लेती है पूरी तरीके से, कि ये क्या करने आया था, इसका काम क्या है, अच्छा ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने आया था, कहाँ कहाँ पहुंचाने आया था, क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में जानकारी निकालती है। तो आपने भी देखा होगा, अगर किसी की जानकारी निकालना हो तो बहुत समय लग जाता है। तो पहली बार जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आप उससे ग्रसित होंगे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे, बिस्तर में डले रहेंगे, बुखार सर्दी जुकाम कुछ भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है कई बार आपकी जान भी चली जाए। तो डिफेंस मैकेनिज्म का एक पहला तरीका ये है कि पहले वो आने वाले खतरे को ढंग से पहचाने कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है और क्या बीमारी कर सकता है। ठीक, इसको पता करती है, फिर उसके खिलाफ अपनी एक आर्मी को खड़ा करती है। ठीक, अपनी आर्मी की एक बटालियन खड़ा कर देती है। ठीक, अब जैसे ही, ठीक, इसके खिलाफ आर्मी तैयार हो गई, अब आएगी, इसे मारेगी और भगा देगी शरीर से। ठीक, लेकिन ये बटालियन अब खत्म नहीं हुआ है, अब ये बटालियन जिंदगी भर आपकी बॉडी में हमेशा पाई जाएगी। ठीक, ये बटालियन क्या थी? इस बीमारी को मारने के लिए बनी थी। अगर यही बीमारी आपके शरीर में दोबारा लौट कर आई तो ये बटालियन पहले से मौजूद है, इसको पता है कि मैंने पिछली बार किस प्रकार के जीव को मारा था, किस प्रकार के टेररिस्ट को मारा था। ये बटालियन जाएगी, इस वाले टेररिस्ट को यानी कि इस माइक्रोब्स को मारेगी और भगा देगी। ठीक, तो वैक्सीन में हम लोग यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है उनके माइक्रोब्स को पकड़ लेते हैं, उनके जीवों को पकड़ लेते हैं, उनको या तो मार देते हैं, ठीक, या फिर उनकी शक्तियां छीन लेते हैं, बिल्कुल एकदम कमजोर बना देते हैं और उन्हें बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक, तो इम्यून सिस्टम का वही हाल, वो हर बार पता करेगी क्या है, क्यों है, कैसा है और क्या कर सकता है, पता करेगी, उसके खिलाफ एक बटालियन तैयार करेगी और मार देगी। तो अब आपकी बॉडी में बटालियन तैयार हो गई ना। ठीक, इस बटालियन का फायदा यह है कि आपकी बॉडी में मैंने क्या किया, मरा हुआ जीव प्रोवाइड किया था। तो अब आपके शरीर के अंदर उस जीव के खिलाफ, मरा हुआ भले ही था लेकिन उसकी अकल शकल जो है बिल्कुल पूरे के पूरे बटा क्या कहते हैं, दिखती तो सेम ही है ना, सारे के सारे जीव एक ही जैसे दिख रहे हैं वो।
तो अगर भविष्य में कभी वो जीव जो है जिसकी आपने वैक्सीन बनाई है, जैसे कि पोलियो का है, पोलियो की ड्रॉप आपको बचपन में पिलाई गई, उस पोलियो की ड्रॉप में पोलियो का वायरस नहीं था, पोलियो का वायरस पूरा मर चुका था। ठीक, वो वायरस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया था मरा हुआ। ठीक, बॉडी ने पूरा का पूरा जांच पड़ताल कर ली, उसके खिलाफ एक बटालियन बनाकर तैयार खड़ी कर रखी है। अब जैसे ही जिंदा पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा, तो होगा क्या, ये बटालियन पहले ही पहचान जाएगी कि अच्छा ये तो नुकसान पहुंचाने आया है, टांगे जो है खराब करने आया है। तो जैसे ही वो आपकी बॉडी में आएगा, ये बटालियन उसको धो धा के खत्म कर देगी। तो वैक्सीन क्या करती है, पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी गेन करके रखती है। सो वैक्सीन आर द इम्यूनिटी गेनर। ठीक, ये इम्यूनिटी गेन करने के काम में ज्यादा आती है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी कहानी आई होप आप लोग को यहां तक की समझ आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए बेटा, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, देखो ये ब्लू ग्रीन एल्गे इट इज अ बैक्टीरिया, याद रखिएगा, इट इज अ बैक्टीरिया। एल्गी पीछे लिखा हुआ तो इसको एल्गी में कंसीडर मत कीजिएगा बिल्कुल भी, कई बार सवाल पूछा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गे इज अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर एल्गे। मैक्सिमम बच्चे लास्ट में एल्गी पढ़ते हैं और एल्गी लगा के आ जाते हैं, एल्गी नहीं होगा इसका आंसर किसी भी सूरत हाल में। कारण यह है ब्लू ग्रीन एल्गे जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ना कोई एल्गी नहीं है ये। ठीक, सो कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती है वो क्या करती है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, ठीक, हवा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स कर देती है, जिसके बदौलत मिट्टी की गुणवत्ता जो है नाइट्रोजन के लिए बढ़ जाती है, जिसकी बदौलत पेड़ पौधों की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो क्या कर रही है, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं राइजोबियम, एनाबेना, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में भी आती हैं भैया। एनवायरनमेंट क्लीन सर ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्या कर रही हैं? एनवायरनमेंट क्लीनिंग का मतलब ये है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि कोई भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको सड़ा गलाकर खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका अंबार नहीं लगेगा, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक, डिकम्पोज दी हार्मफुल एंड द स्मेल डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक, जानवरों के या पेड़ पौधों के जो भी मरे हुए मृत शरीर पड़े रहते हैं उनको ये डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देती है, जिसकी बदौलत उनकी बॉडी जो है सदा सदा के लिए वहां पर बनी ना रहे। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, ये इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देती हैं। बॉडी बनी है कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोर, कई सारे एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक साथ चिपके हुए हैं, तो इनमें से कार्बन को अलग कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, फॉस्फोरस अलग हो जाएगी। जो जिस फॉर्मेट में थी वो उसी फॉर्मेट में या तो हवा में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, या फिर मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। ठीक, तो पूरा शरीर क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो टूटकर अब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, जिसकी बदौलत हो गया रहा है, एनवायरमेंट क्लीन हो रहा है। ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजर बोलते हैं। एग्जाम्पल है फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म जो पूरी की पूरी धरती से, एनवायरमेंट से सारे के सारे कचड़े को, लिटर को बाहर करते हैं। लिटर बोला है, लेटरिन नहीं बोला, याद रखिएगा, लिटर, LITTER। ठीक, those organisms which take away the litter by decomposing them into the simpler substance are known as the decomposers। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म जो लिटर को डिकम्पोज कर देते हैं या फिर उनको तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, जो कि एनवायरनमेंट में दोबारा से रीमिक्स हो जाते हैं, ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग डीकम्पोजर बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम है बेटा डीकम्पोजिशन। क्या नाम है, डीकम्पोजिशन। ठीक, जो अगला वाला हिस्सा है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको हम लोग कवर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, इसके रिस्पेक्टिव डीपीपी जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। जाइएगा डीपीपी को सर्च कीजिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, मस्ट रीड दी एनसीईआरटी, मस्ट रीड दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपके ने उनके सवाल नहीं लगाए हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा समस्या में पड़ने वाले हैं। इस समस्या को अभी से समाधान करना है तो सिंपल बात है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसे अंडरलाइन करते चलिए। ठीक, मोरोवर आपकी जो सीरीज है जिसके बारे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो वाली जो सीरीज है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, बढ़ते रहें। तब तक के लिए है बेटा, जय हिंद, जय भारत। हाँ, बंद कर दीजिए सब कुछ।